हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूं पॉलिटी की एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आज आपको मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंडामेंटल ड्यूटीज से जो भी क्वेश्चन आते होंगे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, आप जैसे कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारा जो संविधान लिखा गया वो लिखा गया 26 नवंबर 1949 को। तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में शामिल नहीं थे। जब संविधान लिखा गया 26 नवंबर 1949 को, तब फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं थे। इनको बाद में जोड़ा गया, यानी ये एडेंडम है, इनको बाद में जोड़ा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में कब जोड़े गए। तो बच्चों, इसका सबसे अच्छा आंसर है कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इनकी संख्या कितनी है, यानी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में है 11, लेकिन जब ये 1976 में जोड़े गए थे तो उस समय ये 10 थे। यानी मौलिक कर्तव्यों की संख्या जब ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, तब इनकी संख्या थी 10। लेकिन वर्तमान में कितनी संख्या है? तो वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 11। तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अब ये 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां जोड़ा गया स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहां स्थित है, यानी वो कहां उनको रखा गया है। तो देखिए, भाग 4A यानी मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कहां रखा गया इनको, तो भाग 4A में रखा गया है। बिल्कुल ठीक है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद में 4A में इनको रखा गया है। अब कौन सा अनुच्छेद है या किस अनुच्छेद में इनको रखा गया है? अगर अनुच्छेद या आर्टिकल की बात की जाए तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इनको रखा गया है। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। ठीक है। ये कहां से लिए गए हैं? अगर ये पूछा जाए कि ये किस देश के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं, तो इनको ग्रहण किया गया है कहां से? तो इनको ग्रहण किया गया है रसिया के संविधान से, रूस के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है। रसिया के संविधान से इनको एडॉप्ट किया गया है। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आता है कि मौलिक कर्तव्यों के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो मैं बताना चाहता हूं आपको, सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने के लिए किस समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वर्तमान में इनकी संख्या है 10। आइए अब हम पढ़ते हैं एक एक करके कि वो कौन से हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हैं। उन्हें पढ़ने के बाद में फिर हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि कहाँ से लिए गए हैं, रशिया के। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से आर्टिकल में है? तो 51A आर्टिकल में है। कौन से भाग में है? तो ये भाग यानी पार्ट में है 4A में। और किसने सिफारिश की थी? तो इनकी सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। और ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पीछे पढ़ाया, किस संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जब जोड़ा गया था तो उनकी संख्या कितनी थी? 10। लेकिन वर्तमान
वर्तमान में कितनी संख्या है, तो 11, और 11वां कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यानी हमारे संविधान में, मूल संविधान में पहले से नहीं थे, यानी जब हमारा देश का संविधान लिखा गया 26 नवंबर 1949 को, तो तब ये हमारे संविधान में नहीं थे। हाँ, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में पहले से विद्यमान है, यानी जब संविधान लिखा गया तब से, उसके बाद ये बाद में जुड़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं भाई कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उन मौलिक कर्तव्यों को हम पढ़ते हैं। यानी मौलिक कर्तव्यों को हम पढ़ते हैं भाई, कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं स्टूडेंट्स, सबसे एक एक करके हम उनको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं तो उन क्वेश्चनों पर भी जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या, पहला हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके उच्च आदर्शों, उसके उच्च आदर्शों, उसके उच्च आदर्शों, संस्थाओं व राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान का पालन करें, उसके उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो ये जो है ये हमारा है पहला मौलिक कर्तव्य। यानी इसके अंदर ये बोला गया है कि भाई राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का हमें सम्मान करना चाहिए और हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी जो हमारे देश के नागरिकों की जो दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, तो दूसरी है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली वाले उच्च आदर्शों को, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, हृदय में संजोए रखे, और उनका पालन करे, पालन करे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं तीसरे मौलिक कर्तव्य की। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य है देश की, राष्ट्र की संप्रभुता, देश की संप्रभुता, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, वह अखंडता की रक्षा करे। ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। यानी देश की संप्रभुता, उसकी सोवर्जिनिटी, उसकी एकता, उसकी यूनिटी और अखंडता यानी इंटीग्रिटी का हमें रक्षा करनी चाहिए, इसको प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। आइए हम बढ़ते हैं, चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं हम बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं। तो चौथा, यानी चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, वे आह्वान करने पर या बुलाए जाने पर, आह्वान करने पर राष्ट्र सेवा करे। ठीक है, यानी देश की रक्षा करे, और अगर देश के सेवा के लिए बुलाया जाता है तो हमेशा तत्पर तैयार रहे और देश की सेवा के लिए। ये हमारा है चौथा मौलिक कर्तव्य। और पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है स्टूडेंट्स, तो पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है भाईचारे की भावना का विकास करे, भाईचारे की भावना का विकास करे, भाईचारे की भावना का विकास।
भाईचारे की भावना का विकास करे। ये हमारा है पांचवा मौलिक कर्तव्य। अब हम बात करते हैं भाई छठा कौन सा मौलिक कर्तव्य है हमारा। तो छठा जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, देश की सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे बनाए रखे। तो देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, यह हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। आइए बढ़ते हैं, अब हम सातवां मौलिक कर्तव्य देखते हैं। सातवां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है। तो देश की सातवां मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण की रक्षा, तो इस पर्यावरण की रक्षा में ये नागरिकों को ये कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, देश के वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, झीलों की रक्षा करनी चाहिए, जो भी इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए। ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है। आइए बढ़ते हैं हम आठवें मौलिक कर्तव्य के लिए। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देश के नागरिकों को चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। देश को अपने नागरिकों से ये उम्मीद है, या ऐसी उम्मीद रखता है देश अपने नागरिकों के कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। और तो ये और हमारे देश के नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। ये हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है। आइए बढ़ते हैं हम नौवें मौलिक कर्तव्य की तरफ। तो देखिए नौवां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है स्टूडेंट्स। तो नौवां मौलिक कर्तव्य हमारा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, वह हिंसा से दूर रहे। ठीक है। 10वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है। 10वां मौलिक कर्तव्य हमारा है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए अब तक के जो 10 मौलिक कर्तव्य हुए, ये 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया। और जोड़ने के बाद में ये 10 के 10 तभी जोड़े गए, कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन कब 1976 में इनको जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया और ये भारतीय संविधान के 4A में है और आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 51A में है। ठीक है। और ये हमने ग्रहण किए हैं रसिया के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने एक साथ बोले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में आप देखने को आपको मिलेंगे स्टूडेंट। अब देखो जो मैं 11वां बता रहा हूं, ये 11वां कब जोड़ा गया, तो मैं 11वें को बता रहा हूं कि ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ये है शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य। तो इसमें क्या है, अभिभावक का कर्तव्य है कि अभिभावक यानी जो उसका गार्डियन है, जो स्टूडेंट किसी बच्चे का, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को, अभिभावक का कर्तव्य है कि वह बच्चे को
वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाए। तो ये जो या तो उस बच्चे के माँ बाप या फिर जिसके पास भी बच्चा वो स्टूडेंट्स पढ़ता है, उसका ये कर्तव्य है, जिसकी वो कस्टडी में है बच्चा, उसका ये अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा वो उसको दिलाए। यानी उसको शिक्षा का अधिकार है बच्चे को, और अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो ऐसा करे। और ये कब जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, और ये 11वां है, 11th है। और इससे पहले जो 10 बताएं वो कब जोड़े गए? तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उनको जोड़ा गया। तो ये स्टूडेंट हमने एक एक करके पढ़ा इनको, और पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं इन मौलिक कर्तव्यों पर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन पर हो सकते हैं मौलिक कर्तव्यों के। तो आइए सुनिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ये बाद में मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए, यानी हमारे संविधान में ये पहले से नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा जाता है। तो इसके लिए सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, उसने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी कि भाई 8 मौलिक कर्तव्य जुड़ने चाहिए। लेकिन सरकार ने कितने जोड़े? तो सरकार ने जोड़े 10। भाई 8 की सिफारिश की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य जुड़ने चाहिए, लेकिन सरकार ने कितने जोड़े? तो सरकार ने जोड़े 10 जोड़े गए, जो कि आपको मैंने एक एक करके पढ़ा दिए। ठीक है। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह की सारी बात कांग्रेस सरकार ने नहीं मानी। ये तो वो कुछ बातें थी जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने वो उनकी सारी बातें नहीं मानी गई। जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था, यदि कोई, क्योंकि आप जानते हो कि जो मौलिक कर्तव्य है ये गैर न्यायोचित छवि के हैं, गैर न्यायोचित छवि के हैं, गैर न्यायोचित छवि के हैं, यानी इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है। अगर कोई नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए न्यायालय में जाने की कोई प्रावधान नहीं है। अगर देश का नागरिक इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो उसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, न्यायालय का दरवाजा उनके लिए उसके खिलाफ नहीं खटकाया जा सकता। तो ये गैर न्यायोचित छवि के हैं। सरदार सिंह स्वर्ण समिति ने यह सिफारिश की थी कि यदि कोई नागरिक इन कर्तव्यों को नहीं मानेगा तो उस पर आर्थिक दंड या फिर जुर्माना, आर्थिक दंड या फिर सजा दी जानी चाहिए। सरदार सिंह स्वर्ण समिति ने कहा कि अगर कोई इन मौलिक कर्तव्यों को नहीं मानता तो उसके लिए आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना। ठीक है। तो समिति की आर्थिक दंड या सजा की बात सरकार ने नहीं मानी, ये मैंने लिख दिया। ठीक है। दूसरी बात, सरदार सिंह स्वर्ण समिति ने कर अदायगी को इन मौलिक कर्तव्यों में जोड़ने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने उस बात को भी नहीं माना। तो कर अदायगी के लिए भी सरकार सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन कर अदायगी की जो बात थी उसको की बात भी सरकार ने नहीं मानी।
यानी ऐसा नहीं है कि सरदार स्वर्ण समिति की सारी बातें सरकार ने मान ली, यानी जो उन्होंने सिफारिश की उनमें से 2 बातें तो मैंने आपको बताया कि पहला तो कि भाई इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये चाहती थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की ने ये सिफारिश की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो ये सिफारिश थी कि अगर कोई इनके पीछे न्यायिक शक्ति होनी चाहिए, यानी यदि कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे आर्थिक दंड या सजा दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना। दूसरा, उन्होंने कर अदायगी के लिए भी सिफारिश की थी कि अनिवार्य कर अदायगी हमारे मौलिक कर्तव्यों में होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उस बात को भी ठुकरा दिया था, यानी सरकार ने वो बात नहीं मानी। तो ये तो बात हो गई कि सरदार स्वर्ण समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें की और कौन कौन सी बात सरकार ने मानी, ये तो बात हो गई है। आइए चलते हैं, अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की। तो भाई मौलिक कर्तव्यों की कुछ बातों के लिए आलोचना की जाती है, तो आलोचना वो कौन कौन से पॉइंट है या वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको लेकर मौलिक कर्तव्यों की आलोचना होती है, कौन कौन सी बातें हैं वो, तो बताओ स्टूडेंट सभी। तो देखिए आलोचना, क्यों आलोचना हम कर सकते हैं मौलिक कर्तव्यों की, तो देखो नंबर 1, इनके पीछे सबसे पहली बात है कि इनकी सूची पूर्ण नहीं है, सूची पूर्ण नहीं है, यानी इनकी जो लिस्ट है वो पूरी नहीं है। कैसे? कुछ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण विषय हो सकते थे जो हमारे मौलिक कर्तव्य बन सकते थे, लेकिन सरकार ने उन बातों को ना मानकर, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को ना मानकर उन बातों को छोड़ दिया है। जैसे परिवार नियोजन, परिवार नियोजन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अगर ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल किए जाना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हो कि जनसंख्या ही सारी समस्याओं की जड़ है। अगर जनसंख्या देश की कंट्रोल होती और अगर ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में अगर शामिल होता परिवार नियोजन वाला बिंदु, तो हो सकता था कि जनसंख्या नियंत्रण लोग अपना मौलिक कर्तव्यों में शामिल होने से लोग उस बात को फॉलो करते। तो परिवार नियोजन की बात है, फैमिली प्लानिंग की बात है, तो ये सरकार ने नहीं, ये विषय भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था और ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में होना चाहिए था, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा क्या? अनिवार्य मतदान। देखिए अनिवार्य मतदान का जो बिंदु है, अनिवार्य मतदान, भाई सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और वोट डालने का अधिकार सबको है, सार्वभौमिक मताधिकार है, लेकिन मतदान में सभी लोग वोट नहीं डालते, सभी लोग वोट डालने नहीं जाते। ठीक है, कुछ लोग ये समझते हैं जब मेरा ऐसा कोई संबंधी या मेरा कोई रिलेटिव चुनाव नहीं लड़ रहा है तो मैं वोट डालने क्यों जाऊं, और वो इस तरीके से वोट डालने में अरुचि दिखाते हैं, तो वो गलत चीज़ है। तो अनिवार्य मतदान, सभी वोट डालने जाए, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये जो है ये विषय भी इंपॉर्टेंट विषय था, तो इसको भी हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए था। अनिवार्य मतदान यानी सबको वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में अनिवार्य अगर मतदान होता तो लोगों की ज़्यादा भागीदारी लोकतंत्र के लिए बढ़ती, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, तीसरी बात बच्चों, अनिवार्य कर अदायगी। अनिवार्य यानी कर अदायगी, अगर ये कर अदायगी वाला विषय अगर हमारे मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा जाता तो ये बहुत अच्छी बात होती है और इससे फायदा होता, और ये लोग अपना कम से कम दायित्व समझते कि ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, यानी हमारी मौलिक कर्तव्य है कर अदायगी, हम सरकार को टैक्स दे, क्योंकि उसी से राष्ट्र निर्माण होता है। तो एक बहुत अच्छा होता कि ये अगर ये विषय छोड़े ना जाते। अगर ये सरकार ने छोड़ दिए हैं तो इसलिए इनकी आलोचना हम कर सकते हैं इन विषयों के आधार पर कि ये सूची जो है, वो जो लिस्ट होनी चाहिए थी वो लिस्ट पूरी नहीं है, सूची अपूर्ण है। ठीक है, दूसरी आलोचना की जाती है मौलिक कर्तव्यों की भाषा को लेकर। देखिए भाषा की बात करें तो भाषा जो है वो अस्पष्ट है, कठिन है, जटिल भाषा है, अस्पष्ट भाषा है, समझ से परे है। तो जब हम मौलिक कर्तव्य को ध्यान से पढ़ते हैं तो जो उसकी भाषा देखते हैं तो वो भाषा कुछ अस्पष्ट है,
कठिन है और समझ से परे है, यानी भाषा को लेकर भी जैसे उसमें कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सामाजिक संस्कृति है, तो ऐसे कुछ तमाम शब्द है, सामाजिक संस्कृति, उच्च आदर्श, उनका मीनिंग, उनके 2 से अधिक द्विवर्ती अर्थ निकल सकते हैं या फिर वो द्विवर्ती शब्द है और उनकी व्याख्या अस्पष्ट है और इसलिए भी इनकी आलोचना की जाती है। भाषा को लेकर भी मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं तीसरी आलोचना क्या हो सकती है भाई। न्यायिक शक्ति नहीं है, यानी इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है। भाई इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है, जब न्यायिक शक्ति नहीं है तो लोगों के लिए यानी नागरिक के लिए इसे मानना वो बाध्यकारी नहीं है। तो अगर ये न्यायिक शक्ति होनी चाहिए थी इनके पीछे, तो अगर न्यायिक शक्ति नहीं है तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी आलोचना का एक कारण बनता है। तो हम बढ़ते हैं भाई चौथा नंबर। तो चौथा नंबर ये है इनकी पोजीशन, इनको कहाँ रखा गया है भारतीय संविधान में। तो भैया इनको रखा गया भारतीय संविधान में, कहाँ पर रखा गया, तो इनको रखा गया है 4A भाग 4A में रखा गया है और अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 51A में रखा गया है। देखो अगर इनको इतना ही महत्व देना था तो भारतीय संविधान में ये मौलिक अधिकारों के तुरंत बाद, ये भाई मौलिक अधिकार कहां पर है, तो आप जानते हो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, तो इनको भाग 4 में रखा जाना चाहिए था जब इतना ही इंपोर्टेंस इनको देना था या इनको इतना ही महत्व देना था। लेकिन इनके लिए क्या हुआ, इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों के बाद, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद में भाग 4A और आर्टिकल 51A में रखा है, जो कहीं ना कहीं इनके महत्व को कम करता है। यानी इनके लिए अलग से भाग नहीं है, इन्हें A में रखा गया है, यानी 4A में। ठीक है, जो कहीं ना कहीं इनके इंपोर्टेंस को घटाता है। तो ये बात हुई क्यों आलोचना। भाई आलोचना कैसे कर सकते हो आप, मौलिक अधिकारों किन किन बिंदुओं पर आलोचना हो सकती है, तो देखो सूचीपूर्ण नहीं है। दूसरी, परिवार नियोजन, अनिवार्य मतदान और कर अदायगी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को, विषयों को छोड़कर चला गया है, इसलिए आलोचना हो सकती है। दूसरा भाई भाषा को लेके, भाषा कैसी है, स्पष्ट है, अस्पष्ट है, कठिन है, समझ से परे है। तो भाषा में कुछ बताया मैंने आपको, जैसे सामाजिक संस्कृति, उच्च आदर्श, इन शब्दों का मीनिंग थोड़ा द्विवर्ती है और इनकी व्याख्या धुंधली है, वो समझ में नहीं आता। तीसरी बात क्या है भाई, न्यायिक शक्ति के लिए, तो न्यायिक शक्ति क्या है कि इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्यों के पीछे न्यायिक शक्ति ना होना ये इनके इंपोर्टेंस को घटाता है और ये बाध्यता के साथ में लागू करने में इनमें कठिनाई पैदा होती है। दूसरा, फिर इनकी पोजीशन 4A में रखा गया है, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 51A में रखा गया है। भाई ये पोजीशन इनके महत्व को कहीं ना कहीं कम करती है, इनके लिए अलग से भाग होना चाहिए था। और इतना ही, अगर ये मौलिक अधिकारों के बराबर इनको इंपॉर्टेंस देना था तो इन्हें मौलिक अधिकारों के तुरंत बाद में रखा जाना चाहिए था। यानी मौलिक अधिकार कहां पे, 3 में, अब भाग 3 में, तो भाग 3 के बाद भाग 4 में होना चाहिए था इनको। तो आइए, तो समझ में आया होगा बच्चों आपको ये, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, यानी मौलिक कर्तव्यों की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए मौलिक जो कर्तव्य है, सबसे पहली विशेषता है इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है, गैर न्यायोचित छवि के हैं, न्यायिक शक्ति नहीं है, न्यायिक शक्ति नहीं है, इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है। और दूसरी विशेषता इनकी ये है, देखिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सभी देश के अंदर जो भी लोग हैं सभी को प्राप्त होते हैं, जैसे कुछ को छोड़कर, जैसे देश में कोई भी है अगर मौलिक अधिकार है तो वो मौलिक अधिकार नागरिक को भी प्राप्त होते हैं और विदेशी को भी प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं वो केवल नागरिक को प्राप्त होते हैं, नागरिक को प्राप्त होते हैं। यानी हमारे देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, केवल मौलिक कर्तव्य किसको प्राप्त है, केवल नागरिक को। ठीक है, तो अब ये हमने पढ़ाई विशेषताएं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ने में हम बताता हूं मैं आपको कि इनका महत्व क्या है, यानी मौलिक कर्तव्यों का महत्व, मौलिक कर्तव्यों का महत्व। तो आइए बात करते हैं अब हम इनके मौलिक कर्तव्यों के महत्व की। तो देखिए इसमें कुछ कीवर्ड बताऊंगा मैं आपको, इन कीवर्ड को अगर आप समझ के चलेंगे तो आप इनको आसानी से याद भी रख पाओगे। तो देखिए पहला जो मौलिक कर्तव्यों का महत्व है वो ये है सचेतक के रूप में,
सचेतक। तो पहला जो हमारा शब्द है वो है सचेतक, यानी जो मौलिक कर्तव्य है वो सचेतक के रूप में हमारी सेवा करते हैं। कैसे? जब कोई नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा होता है तो स्टूडेंट आपने पढ़ा कि ये सचेतक के रूप में है, हमारी सेवा करते हैं। सचेतक, एक वर्ड आया सचेतक। तो जब कोई नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा होता है तो मौलिक कर्तव्य उसे सचेत करते हैं। तो देखो, सचेत करते हैं कि उसके अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने साथी नागरिक के प्रति अपने कर्तव्य भी है। तो ये सब शब्द है, सचेतक के रूप में हमारी सेवा करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरा। तो देखो 2 नंबर पे क्या है? चेतावनी देते हैं। चेतावनी यानी मौलिक कर्तव्य हमें चेतावनी देते हैं। कैसे चेतावनी देते हैं? जब कोई नागरिक राष्ट्र विरोधी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तो देखो, जब कोई नागरिक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, जैसे राष्ट्र ध्वज को जलाने, राष्ट्र संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, उसमें लिप्त होता है, तो उसे चेतावनी के रूप में काम करते हैं, यानी मौलिक कर्तव्य उसे चेतावनी देते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं तीसरा इसका महत्व, इंपॉर्टेंस। तो देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंस है मौलिक कर्तव्य हमारे प्रेरणा स्रोत है तथा नागरिक में अनुशासन व प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। तथा इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक ही नहीं
अपितु राष्ट्र लक्ष्य प्राप्ति में सक्रिय भागीदार भी है। तो देखिए, पढ़ने इसको। मौलिक कर्तव्य हमारे प्रेरणा स्रोत है। ये नागरिक में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं तथा इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक ही नहीं बल्कि राष्ट्र लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रिय भागीदार भी है। यानी ये हुआ हमारा तीसरा महत्व इसका। तो देखो, हमने पढ़ लें इनको, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया सचेतक के रूप में है। दूसरा, चेतावनी देते हैं जब वो कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होता है कोई व्यक्ति, तो उसे चेतावनी देते हैं। और तीसरा, वो अनुशासन को बढ़ाते हैं, यानी प्रेरणा स्रोत है, अनुशासन को बढ़ाते हैं और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसे कामों में तो जब कोई व्यक्ति कि ये एहसास कराते हैं, उसमें सोच उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक ही नहीं है बल्कि राष्ट्र लक्ष्य प्राप्ति में सक्रिय भागीदार भी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज की जो इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए कवर, तो उसको हम एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसकी। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि भाई सबसे पहला, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वर्तमान में 11 है और पहले कितनी थी, जब यानी 1976 में जब ये जोड़े गए थे तो तब इनकी संख्या थी 10। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो आपका आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान के से लिए गए हैं, तो आपका आंसर होगा रसिया, यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होगा 51A। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो आपका आंसर होगा 4A। मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। मौलिक कर्तव्यों के पीछे न्यायिक शक्ति है या नहीं है, तो भाई इसका आपका आंसर होगा नहीं है। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मौलिक कर्तव्य से एग्जाम में आते थे स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने उनको कवर किया और मुझे उम्मीद है कि आपके ये सारे समझ में आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो मेरा आपसे गुजारिश है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट, थैंक यू इस वीडियो के लिए।